संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो केवल संदेशों और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति अथवा एक समूह में, एक समाज में केवल बांटने का काम या स्थानांतरित करने का ही काम नहीं करती है, बल्कि व्यक्तियों को एक दूसरे से जोड़ने, एक समाज की संरचना करने में मददगार होती है। संचार ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज पूरे विश्व को एक कुटुंब के रूप में स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रही है। संस्कृति के स्थानांतरण, संस्कृति के निर्माण, संस्कृति के प्रचार प्रसार में संचार की अहम भूमिका है। संचार कई स्तरों पर होता है। एक व्यक्ति के अंदर ही संचार होता है, दो व्यक्तियों के बीच में संचार होता है, एक समूह में, कहने का मतलब दो से अधिक व्यक्तियों के बीच आपस में संचार की प्रक्रिया होती है। संचार की प्रक्रिया पब्लिक के सामने होती है, जैसे एक व्यक्ति कुछ बोलता है और बहुत सारी जनता उसको सुनती है। संचार की प्रक्रिया पूरे जनमानस तक किसी संदेश को पहुंचाने के लिए भी होती है, जिसे हम जन संचार कहते हैं। जन संचार का तात्पर्य यह है कि हम दूर दूर तक बैठे हुए व्यक्तियों तक हम एक ही संदेश को एक ही समय में पहुंचाने का कार्य करते हैं। जन संचार की प्रक्रिया आमने सामने न होकर के संचार माध्यमों के सहयोग से होती है। संचार माध्यम जैसे रेडियो, टेलीविज़न, समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं या इंटरनेट, ये सारे उसके अंतर्गत आते हैं। और ये साधन, ये संचार माध्यम एक ही समाचार को, एक ही संदेश को बहुत सारी जनता के बीच, और ये जनता जो कि अलग अलग स्थानों पर बैठी हुई है, एक ही समय में एक ही संदेश को पहुंचाने का कार्य करते हैं। यदि आप नजर दौड़ाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्तमान परिवेश में जनसंचार माध्यमों ने जो भूमिका भूमंडलीकरण, व्यापार में विज्ञापनों के माध्यम से या अन्य विपणन के तरीकों के माध्यम से जो प्रगति दे करके मनुष्य को इस मुकाम पर पहुंचाया है, निश्चित रूप से वे अपने आप में अद्वितीय है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संचार माध्यम कई हैं, जैसे रेडियो है, दूरदर्शन है, समाचार पत्र है, इंटरनेट है। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे जनसंचार माध्यम का जिसे हम अंग्रेजी में टेलीविज़न और हिंदी में दूरदर्शन के नाम से जानते हैं। हालांकि भारतीय परिवेश में दूरदर्शन शब्द दो अर्थ रखता है। एक तो दूरदर्शन एक यंत्र या समाचार प्रणाली या संचार प्रणाली कह लें के रूप में काम आता है। दूसरा, हमारे देश में दूरदर्शन एक संगठन है, एक संस्था है जो टेलीविज़न के माध्यम से संदेशों को, कार्यक्रमों को प्रसारित करने में काम करती है और उसकी व्यवस्था करती है। तो दूरदर्शन का अर्थ हमारे देश में दो अर्थ है, एक तो एक संगठन के रूप में और दूसरा एक यंत्र के रूप में, एक जनसंचार माध्यम के रूप में। जहां तक दूरदर्शन का सवाल है, आज हमारे देश में दूरदर्शन को देखें तो दूरदर्शन की व्यापकता इतनी बृहद हो चुकी है कि आज हम दूरदर्शन को अपने से अलग करके या दूरदर्शन से हम स्वयं को अलग करके कभी जो है अपने अस्तित्व की कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। तो दूरदर्शन एक जनसंचार माध्यम है जिसमें दूर दूर तक, दूर दराज तक बैठे हुए व्यक्तियों तक हम दृश्यों के माध्यम से और ध्वनि के माध्यम से
संदेशों को, समाचारों को, सूचनाओं को प्रसारित करने का कार्य करते हैं। आइए अब देखते हैं कि दूरदर्शन एक यंत्र के रूप में, यानी टेलीविजन यंत्र का आविष्कार कैसे हुआ। आप जानते होंगे 1894 और 96 के बीच विश्व के दो वैज्ञानिक, एक भारत के महान वैज्ञानिक थे डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस और दूसरे गुग्लियल्मो मार्कोनी थे, जो भारत के नहीं थे। इन दोनों ने बिना तार के माध्यम से ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए प्रयासरत थे, और ऐसा माना जाता है कि दोनों के शोध लगभग कुछ अंतराल में ही पूरे विश्व के सामने आए। हालांकि इसका श्रेय दिया जाता है गुग्लियल्मो मार्कोनी को कि उन्होंने वायरलेस टेलीग्राफी का आविष्कार किया, लेकिन डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस के योगदानों को भी कम नहीं आंका जा सकता। इन दोनों वैज्ञानिकों के सहयोग से, इनके योगदानों ने एक ऐसे माध्यम का, एक ऐसे यंत्र का आविष्कार किया जिसमें बेतार के माध्यम से, तार नहीं है, हम अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह तक, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते थे। इसके बाद पूरे विश्व में एक, आप कह लीजिए, एक क्वेश्चन मार्क, एक प्रश्नवाचक चिन्ह सामने आया कि यदि हम ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं बिना तार के द्वारा, तो क्या तस्वीरों को भी, चित्रों को भी, चाहे वो चलते हुए चित्र हों या स्थिर चित्र हों, उनको भी क्या हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना तार के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। हालांकि विश्व के कई देशों में इस पर खोज कार्य शुरू किए गए, लेकिन इस कार्य में श्रेय जो है, यह आप कह लीजिए विजेता इंग्लैंड के जॉन लॉगी बेयर्ड और उनके सहयोगियों को मिला। वे सफल रहे। जॉन लॉगी बेयर्ड ने 1926 में यह पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित किया कि किस तरह से बिना तार के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह चित्रों को कैसे हम स्थानांतरित कर सकते हैं, कैसे हम भेज सकते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो टेलीविजन यंत्र है उसका आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड और उनके सहयोगियों ने किया, जो कि 1926 ईस्वी में संपन्न हुआ। और इसके बाद अगर आप देखें तो 1930 के बाद से इंग्लैंड में ये बात वहाँ के लोगों में उभर करके आई कि कैसे दूरदर्शन को हम अपने कह ले एक जनसंचार माध्यम के रूप में अपनाएं और कैसे संदेशों को, सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। 1936 ईस्वी में दूरदर्शन यानी टेलीविज़न बीबीसी का एक हिस्सा बना और बीबीसी के अंतर्गत ही ये यंत्र उपयोग में ला करके सूचना प्रसारण के लिए, संदेशों को भेजने के लिए प्रयोग में लाए जाना लगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो सबसे पहले जो देश जहाँ पर कि टेलीविज़न का आविष्कार हुआ वो इंग्लैंड रहा, और वो वहाँ पर टेलीविज़न का उपयोग भी लगभग सबसे पहले ही शुरू हुआ। अब आइए चलते हैं, देखें कि भारत में कैसे दूरदर्शन स्थापित किया गया, दूरदर्शन का आविर्भाव कैसे हुआ। भारत में दूरदर्शन यूनेस्को के सहयोग से 15 सितंबर 1959 को दिल्ली में स्थापित किया गया, इस उद्देश्य के साथ कि इस सिस्टम का, इस प्रणाली का उपयोग करके जो दिल्ली के और दिल्ली के आसपास के जो बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको सामाजिक अध्ययन की शिक्षा कैसे दी जाए। इसके उपयोग के लिए यूनेस्को ने भारत सरकार की मदद किया और ये प्रस्ताव रखा कि भारत भी दूरदर्शन को स्थापित करके, दूरदर्शन का उपयोग करके, टेलीविज़न का उपयोग करके शिक्षा जगत को उन्नति के रास्ते पर ले जाए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में दूरदर्शन
का इतिहास जो है वो शैक्षिक दूरदर्शन का इतिहास रहा है। 1959 में जो दूरदर्शन का उपयोग किया गया वो स्कूली विद्यार्थियों के लिए सामाजिक अध्ययन के विषयों को पढ़ाने के लिए किया गया। यहाँ पर मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने रखना चाहूँगा जो भारत के दूरदर्शन के इतिहास की एक झलक प्रस्तुत करता है। आगे चले तो ये देखने को मिलता है 1966-67 में, उसी समय पंजाब जब तक विभाजित नहीं हुआ था पंजाब में और हरियाणा में, उस समय की संयुक्त सरकार जो पंजाब की थी और तत्कालीन उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिल्ली दूरदर्शन को मदद किया और उनके सामने प्रस्ताव रखा कि दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को शिक्षित किया जाए कि कैसे हम कृषि में उन्नतशील विधियों का प्रयोग करें और भारत की पैदावार बढ़ाएं। और इसके लिए दूरदर्शन ने उनके सहयोग से एक कार्यक्रम शुरू किया जिसे हम आज भी देखते हैं, कृषि दर्शन कार्यक्रम, जो कृषि की विधियों को, कृषि से संबंधित जो आप कह लीजिए जो बीज है उनको बोने की जो विधियां हैं, उनको उगाने की विधियां हैं और पशुपालन से संबंधित या कृषि के विभिन्न विषयों से संबंधित बातों को लोगों तक प्रचारित करने का कार्य शुरू हुआ। और इसका परिणाम आपको देखने को साफ नजर आता है कि बहुत पहले से ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा जो कि उस समय पंजाब प्रांत का हिस्सा था, वहाँ की कृषि देख लीजिए, आज भी संभवतः उसका प्रभाव रहा है कि वहाँ की कृषि अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी उन्नतशील है। आगे चले हम तो हमें यह देखने को मिलेगा कि 1969 ईस्वी में इस देश के, भारतवर्ष के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक जिनका आप सभी लोग नाम जानते हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्होंने शोध के क्षेत्र में एक खास करके जो टेलीविज़न का जो इम्पैक्ट है, जो टेलीविज़न का प्रभाव रहा, उसके क्षेत्र में काम करके एक मिसाल उन्होंने कायम किया। जब कृषि दर्शन कार्यक्रम प्रसारित किया जाने लगा तो 1969 ईस्वी में विक्रम साराभाई ने दिल्ली के आसपास के गांवों का एक सर्वे किया और ये जानने की कोशिश की कि कृषि दर्शन के जो कार्यक्रम हैं वो किस प्रकार प्रभावशाली हैं, उनकी प्रभाविकता किस हद तक है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इस तरह से दूरदर्शन में कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती गई, कार्यक्रमों के प्रकार बढ़ते गए और उन कार्यक्रमों पर शोध भी होने लगा या शोध भी बढ़ने लगा। आगे चलें तो 1970 के बाद दूरदर्शन पर फिल्में भी दिखाई जाने लगी। 1975 में भारत में शिक्षा जगत में एक अनूठा प्रयोग किया गया जिसका नाम साइट है। आपने भी सुना होगा, SIT, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। साइट का एक्सपेरिमेंट 1975 में इस उद्देश्य के साथ किया गया कि किस तरह से सैटेलाइट के माध्यम से हम दूर दराज के गांवों तक दूरदर्शन के कार्यक्रमों को हम पहुंचा सकते हैं और उसका प्रभाव क्या होगा। देखिए, ये एक पायलट प्रोजेक्ट था और संभवतः लोगों के मन में ये बात थी कि अगर ये पायलट प्रोजेक्ट का रिजल्ट अगर हमें अच्छा मिलेगा तो हम जो है सैटेलाइट का उपयोग करके पूरे देश में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का हम प्रसारण करेंगे। अहमदाबाद के स्टूडियो में कार्यक्रम बनाए गए। जो कार्यक्रम बने वो किसानों के लिए थे, कृषि से संबंधित थे, स्वास्थ्य से संबंधित थे, फैमिली प्लानिंग से संबंधित थे। बच्चों के लिए कार्यक्रम बनाए गए, वो भी उनके स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम थे, उनके सफाई से संबंधित कार्यक्रम थे, उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्यक्रम थे और स्कूल टीचर्स के लिए भी कार्यक्रम बनाए गए। और इनका जो प्रसारण किया गया, इसका जो ट्रांसमीटर है वो अहमदाबाद के पास खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीज नाम के गांव में स्थापित करके इसको प्रसारित किया गया और इसका प्रभाव देखा गया कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो साइट एक्सपेरिमेंट रहा,
एक सफल एक्सपेरिमेंट रहा और ये देखने को मिला कि खास करके गांव के बच्चों में, गांव की महिलाओं में एक जागरूकता सी देखने को मिली, झिझक उनकी दूर कम होने लगी और वो नई नई विधियों को जानने के लिए उत्सुक होने लगी। तो कहने का मतलब यह है कि सन 1975 में जो साइट एक्सपेरिमेंट हुआ उसका एक सफल प्रभाव देखने को मिला, एक कह लीजिए सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला। संभवतः ये एक माइलस्टोन था जिसके आधार पर भारत सरकार ने 1981-82 में इनसैट सैटेलाइट छोड़ा। हालांकि पहला सैटेलाइट जो छोड़ा गया वो काम नहीं कर पाया, उसके तुरंत बाद दूसरा सैटेलाइट छोड़ा गया और उस सैटेलाइट के माध्यम से भारत में दो चीज़ें आई दूरदर्शन के क्षेत्र में, टेलीविज़न के क्षेत्र में। पहली बात यह हुई कि 1982 में ही कलर टेलीविज़न आया और 1982 में ही नेशनल नेटवर्किंग संभव हो पाई। कहने का मतलब कि एक जगह से, दिल्ली से प्रसारित होने वाला कार्यक्रम पूरे देश में देखे जाने की जो सुविधा थी सैटेलाइट के माध्यम से, वो संभव हो पाई। आपको याद होगा कि एशियाड 1982 में हुआ और एशियाड के समय उन खेलों के लिए ये रंगीन दूरदर्शन काफ़ी मददगार साबित हुआ। तो 1982 तक इस तरह से भारत के दूरदर्शन का जो प्रगति है वो चलती रही। आगे चल करके देखेंगे, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि भारत में दूरदर्शन का इतिहास शैक्षिक दूरदर्शन का इतिहास है और अभी तक आप देखते जाएंगे तो भारत का दूरदर्शन अब तक 1982 तक अपने इस मिशन से हट करके काम नहीं किया। हालांकि इसमें मनोरंजन और सूचनाएं जुड़ते गए, लेकिन जो शिक्षा का उद्देश्य था वो बरकरार रहा। 1983 में अगर आप देखेंगे तो मुझे याद है, मैं उस समय एनसीईआरटी में ही था और मैंने ये देखा कि उस समय एनसीईआरटी के CIT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में स्कूली बच्चों के लिए कार्यक्रम बने जिसको कि दूरदर्शन के माध्यम से दिखाए जाने का प्राविधान था। और आज भी आप देखते हैं कि स्कूली बच्चों के लिए CIT कार्यक्रम बनाता है और उसको दूरदर्शन के चैनल्स पर इसको प्रसारित किया जाता है। आगे चल करके देखें तो 1984 में एक और माइलस्टोन भारतीय शिक्षा जगत में स्थापित हुआ, वो ये था UGC के कार्यक्रमों की शुरुआत। जैसा कि आज भी आप जानते हैं और देखते हैं, सुनते हैं कि UGC के कार्यक्रम भारत की उच्च शिक्षा के लिए कार्य करते हैं, जबकि NCERT के CIT के कार्यक्रम स्कूली शिक्षा में मददगार हैं। 1984 में भारत सरकार ने, खास करके UGC ने यह सोचा कि क्यों न इस जनसंचार माध्यम का उपयोग करके हम भारत के विश्वविद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में एक उन्नतिपूर्ण तरीके से हमारे देश के जो गांव के दूर दराज के बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उन तक हम आधुनिक बातों को क्यों न पहुंचाएं। ऐसी सोच लेकर के 1984 में कंट्री वाइड क्लासरूम, देशव्यापी कक्षा के रूप में UGC के कार्यक्रमों की शुरुआत की गई। और आज UGC के कार्यक्रम केवल वीडियो के ही फॉर्मेट में नहीं बल्कि अन्य फॉर्मेट में भी बना करके लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, हमारे देश के विद्यार्थियों तक पहुंचाए जा रहे हैं। इस प्रकार अगर आप आगे चलें तो ये देखने को मिलेगा कि 1990 के बाद अभी तक तो केवल जो है दूरदर्शन, भारतीय दूरदर्शन के कार्यक्रम, भारतीय दूरदर्शन के चैनल्स इस क्षेत्र में क्रियाशील थे। लेकिन 1990 के बाद मुझे याद है अच्छी तरह से 1991 में संभवतः जी टेलीविज़न के चैनल अस्तित्व में आए और धीरे धीरे जो प्राइवेट चैनल्स हैं उनकी संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। भारतवर्ष में देखेंगे तो बहुत सारे चैनल हैं। एकलव्य चैनल है, व्यास चैनल है,
यहाँ तक कि दूरदर्शन के जो चैनल हैं उस पर भी शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रसारण होता है। और आज अगर आप देखेंगे तो आपको देखने में ये मिलेगा कि हमारे देश में 600 से अधिक सरकारी और गैर सरकारी दूरदर्शन के चैनल्स हैं, जिसमें से 21 चैनल दूरदर्शन द्वारा, जो दूरदर्शन संगठन है भारत का, उसके द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। इन 21 चैनल्स में से 2 चैनल अखिल भारतीय स्तर के हैं, डीडी नेशनल और डीडी न्यूज़। आपको याद होगा कि डीडी न्यूज़ कभी डीडी मेट्रो हुआ करता था। सूचना के महत्व को देखते हुए इसका कार्य क्षेत्र बदल करके डीडी मेट्रो से डीडी न्यूज़ कर दिया गया और ये भारत का जो दूरदर्शन का चैनल है पूर्णतः समर्पित है सूचनाओं के प्रसारण के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए काम करता है। 21 में से 2 चैनल ये हैं और 11 चैनल जो है हमारे क्षेत्रीय भाषा के सैटेलाइट चैनल हैं। 4 राज्य नेटवर्क चैनल हैं। हमारे देश का एक अंतर्राष्ट्रीय चैनल है, एक स्पोर्ट्स चैनल है और 2 चैनल ऐसे हैं जिसमें से एक राज्यसभा की कार्यवाही को प्रसारित करता है, लाइव टेलीकास्ट होता है इसका, और दूसरा लोकसभा की कार्यवाही का प्रसारण करता है। इन 21 चैनलों के अलावा हमारे देश में आज देखे वाले चैनलों की संख्या लगभग 600 है, जिसमें से जो प्रमुख चैनल हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, जैसे स्पोर्ट्स स्टार के कई चैनल्स हैं, जी टेलीविज़न के कई चैनल्स हैं, सोनी चैनल्स के सोनी ऑर्गेनाइजेशन के कई चैनल्स हैं। इसी प्रकार बहुत सारे चैनल्स ऐसे भी हैं जो कि विदेशी चैनल्स हैं, लेकिन उनको हम आसानी से अपने देश में देख सकते हैं, जैसे CNN है, डिस्कवरी चैनल है, नेशनल ज्योग्राफी चैनल है और अन्य बहुत सारे चैनल्स हैं। अगर आप पूरे इन चैनल्स का, जो दूरदर्शन के चैनल्स हैं, इनका अवलोकन करें तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो हमारे देश की जो राज्य की भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनके लिए समर्पित हैं। और केवल एक चैनल एक भाषा के लिए नहीं, आपको देखने को मिलेगा कि मराठी भाषा के लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, तेलुगु भाषा में बहुत सारे चैनल्स हैं, इवन तेलुगु भाषा में बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि समाचार के लिए काम करते हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए काम करते हैं। इसी तरह तमिल के बहुत सारे चैनल्स हैं, कन्नड़ के बहुत सारे चैनल्स हैं, मलयालम के चैनल्स हैं, बांग्ला के चैनल्स हैं, असमिया के चैनल्स हैं, पंजाबी चैनल्स हैं। इस तरह से क्षेत्रीय भाषाओं में गुजराती चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स आपको देखने को मिलेंगे। इवन भाषाओं को छोड़ दीजिए, आपको बोलियों के चैनल्स मिलेंगे। आप भोजपुरी एक बोली है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार में बोली जाती है। भोजपुरी भाषा के लिए 2-3 चैनल्स, जहाँ तक मेरी जानकारी है, जहाँ मैं देखता हूँ, समर्पित हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं इंदौर में रहते हुए जब कभी इच्छा होती है, या कह लीजिए अक्सर, मैं महुआ चैनल देखता हूं ताकि हम अपनी भाषा को सुन सकें, अपनी उस बोली को सुन सकें जो हमको प्रारब्ध में मिली, जिसको मैंने बचपन में जिया है, जो हमारे जन्म के साथ हमसे जुड़ी हुई है। तो ऐसे, ये मेरी केवल कथा नहीं है, ये पूरे इस देश के प्रत्येक नागरिक को ये सुविधा उपलब्ध है। कहने का मतलब सारांशतः ये मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारे देश में दूरदर्शन एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर ये कहना एक गर्व की बात है कि हमारे पास इतने चैनल्स हैं कि हम इस देश के लगभग 90% जनता तक उसकी भाषा में, उसके ग्राह्य भाषा में, उसके समझने वाली भाषा में हम कार्यक्रमों को लेकर पहुंचते हैं। मित्रों, इस कार्यक्रम के आखिरी छोर पर आते हुए मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि हमारे देश में
टेलीविज़न का इतिहास जरूर देर से अस्तित्व में आया। 15 सितंबर 1959 को टेलीविज़न हमारे देश में स्थापित हुआ, लेकिन विगत 50 वर्षों में टेलीविज़न की दुनिया में जो प्रगति हमारे देश में हुई, निश्चित रूप से वो बेमिसाल है। और जैसा कि मैंने आपको बहुत सारे चैनल्स के बारे में बताए, कुछ बातें और मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे हमारे देश का जो दूरदर्शन चैनल है, जो दूरदर्शन संगठन है, जिसके अंतर्गत मैंने 21 चैनल्स की बात किया, इसके अलावा भी कुछ चैनल्स ऐसे हैं जैसे डीडी नेपाल है, डीडी श्रीलंका है, डीडी भूटान है, डीडी बर्मा है, जो हमारी पड़ोसी देशों के लिए है। कभी कभी हमारे अड़ोस पड़ोस के कुछ मित्रों से जब मुलाकात होती है तो बातचीत में ये पता चलता है कि उनके देश में, खास करके आप देखें पाकिस्तान में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, उनके पास हमारे दूरदर्शन के जो चैनल्स हैं उनके सिग्नल्स उनके पास मिलते हैं, पहुंचते हैं। और सांस्कृतिक रूप से इन देशों को हम अपने से बहुत अलग नहीं कर सकते। तो हमारे देश के टेलीविज़न का जो प्रगति है, जो वर्तमान स्थिति है, उसका फायदा इन देशों के लोगों के लिए भी मिलता है। जैसे अगर हमारे देश के किसी टेलीविज़न चैनल पर कोई गजल का कार्यक्रम आ रहा है तो निश्चित रूप से ये पड़ोसी देश की जनता लाभान्वित होगी। हमारे देश की फिल्मों का जो जबरदस्त इतिहास है, जो जबरदस्त प्रभाव है, जब इन टेलीविज़न के चैनल्स के माध्यम से फिल्में प्रसारित की जाती हैं तो हमारे देश की जनता इसका लाभ उठाती है, उसके साथ साथ इन पड़ोसी देशों की जनता भी उससे लाभान्वित होती है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश के दूरदर्शन ने, हमारे देश के टेलीविज़न की प्रगति ने केवल भारत की जनता की सेवा नहीं कर रही है, बल्कि अड़ोस पड़ोस के, अगर उन देशों की पॉपुलेशन को ले लिया जाए तो मैं समझता हूं जितनी हमारे देश की पॉपुलेशन है, इन देशों की पॉपुलेशन को मिला करके करीब भारत की पॉपुलेशन की 1.5 गुना लोग हमारे दूरदर्शन के टेलीविज़न के चैनल से लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां तक इनके कार्यक्रमों का प्रभाव है, निश्चित रूप से हमारे टेलीविज़न के चैनल्स पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों ने अपना प्रभाव देश की जनता पर और पड़ोसी देशों की जनता पर छोड़ा है। और इसका प्रमाण ये मिलता है कि जब भी जैसे केबल नेटवर्क के थ्रू अगर कोई कार्यक्रम आ रहा है और बीच में बंद हो जाए तो तुरंत उपभोक्ता लोग, जो केबल ऑपरेटर्स होते हैं, उनको तुरंत फ़ोन लगाना शुरू कर देते हैं और जल्द से जल्द उसको चालू करने का रिक्वेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ये प्रभाव है, ये घुसपैठ है दूरदर्शन का हमारे देश की और पड़ोसी देश की जनता के बीच। लेकिन अगर हम इन सारी बातों को समअप करते हुए इनको विराम देने की कोशिश करें तो ये कह सकते हैं कि आज हमारे देश का जो दूरदर्शन चैनल है, जो दूरदर्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो फंक्शनिंग है, जो क्रिया प्रणाली है, वो शिक्षा के क्षेत्र में है, मनोरंजन के क्षेत्र में है और सूचना प्रसारण में है। ये कहना मुश्किल है कि किस क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान दिया गया, किस क्षेत्र पर कम ध्यान दिया गया। मुझे लगता है कि जब शुरुआत हुई दूरदर्शन की तो शिक्षा को लिया गया, लेकिन आज मनोरंजन भी हमारा उद्देश्य का बिंदु है, सूचना प्रसारण भी है और शिक्षा भी है। इसके साथ एक और चीज दूरदर्शन ने इस समाज को दिया है और दे रहा है, वो ये है कि विज्ञापनों के माध्यम से जो नए प्रोडक्ट्स आते हैं, जो नए उत्पाद आते हैं, जो नए सेवाएं आते हैं, उनको जनता से परिचित कराता है। और संभवतः यही कारण है कि दूरदर्शन को एक शक्तिशाली
जनसंचार माध्यम के रूप में हमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। और बखूबी हम कहते हैं कि दूरदर्शन आज का सबसे प्रबल, प्रभावशाली और सार्थक जनसंचार माध्यम है।